हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोग अगर जूनियर एडिट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के पास है टाइम कम और प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा करनी है। आपका एक पेपर होता है कॉमन पेपर जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका हिस्ट्री वीक है। तो हिस्ट्री के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम यहाँ पर आपका प्राचीन भारत कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो, प्राचीन भारत का इतिहास। लर्नर्स, अब आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस मैं डेली ले रही हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए और रेफरल कोड का यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लासेस को। तो कोई भी चार्जेस नहीं है, बस अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट आपको लिखना होगा। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट पेपर 1 और 2 आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है और ये आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी और ये 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन है, आपको बार बार हर बैच के लिए पे नहीं करना है और आप डिस्काउंट पा सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। और किसी भी लाइव क्लास को फ्री अनलॉक करने के लिए आप प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप चार्ज देकर भी टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास का पाषाण काल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो पाषाण काल है ये 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस कुछ औजार मिले हैं उनसे हमने पता किया है, तो ऐसा काल क्या कहा गया है? प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अब दूसरा जो काल है आद्य ऐतिहासिक काल, वह काल है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं लेकिन लिपि ऐसी है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है, और जब पढ़ा ही नहीं जा सका है तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होना पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा काल है जिसके बारे में हमें पूरा लिखित विवरण मिलता है, तो इस काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये 3 कालों में ये बांटा गया है। अब सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर काल जो पाषाण युग था, पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो जो पत्थर का युग था उसे 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। पहला है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव मीन्स नया नव पाषाण काल। पुरा मतलब पुराना, मध्य मतलब बीच का और नव मतलब नया पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तीनों काल के जो पत्थर थे, पत्थरों के जो औजार थे वो बहुत अलग थे। जैसे पुराने पाषाण काल में औजार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, ऊबड़ खाबड़ टाइप के हुआ करते थे, कोई भी इस तरह की तकनीकी नहीं थी जिससे औजार बनाए जा सकते थे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ आदमी और उसने अपने जो औजार बनाए थोड़े तकनीक से बनाए, और नव पाषाण में और नई नई चीज़ों का प्रयोग किया, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया गया। तो इसी आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। अब जो पुरा पाषाण काल था उसको भी हमने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि उधर के उस टाइप के उस समय के जो औजार थे वो अलग अलग समय के अकॉर्डिंग मिले हैं। तो जैसे पूर्व पुरा पाषाण काल जिसमें हस्त कुठार खंडक वेदारणी टाइप के औजार मिले, मध्य पुरा पाषाण काल में फलक उपकरण मिले और उच्च पुरा पाषाण काल में दक्षिणी और खुरचनी मिली। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए फलक संस्कृति किस पुरा पाषाण को कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? मध्य पुरा पाषाण काल को, क्योंकि यहाँ पर फलक उपकरण पाए गए थे। क्लियर है? इस समय के जो आदमी थे, पुरा पाषाण कालीन जो मानव था वो पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था, क्योंकि उसे आग जलाना नहीं आता था, ठीक है, उसे कृषि करना नहीं आता था, उसे
जानवरों को पालना नहीं आता था, तो वो क्या करता था, वो भोजन के रूप में किसको खाता था, मांस को खाता था या फिर कंदमूल खाता था। ठीक है, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण मांस को कैसा खाते थे, कच्चा खाते थे। और इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। शिकार करके मांस को खाते थे, इसलिए शिकारी था। कहीं पर फल मिल गया, कहीं पर कहीं अनाज मिल गया, तो उसको इकट्ठा करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए लेकर आते थे, तो खाद्य संग्राहक था। तो इस काल के मानव को पशुपालन करना नहीं आता था और कृषि का ज्ञान भी नहीं था कि उस खाने को कैसे उगाया जाए। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, और जब CL कलाइन ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणों उपकरण खोज निकाले। क्लियर। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल से हुआ है, पुरा पाषाण काल से नहीं हुआ है, मध्य पाषाण काल से हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश और भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक चली। सर जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट है। क्या किया इन्होंने, वर्ष 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे ये सर जॉन मार्शल। इनके द्वारा ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, और वर्ष 1920 में मार्शल ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई आरंभ कर दी। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई, या हड़प्पा के बारे में कब पता चला, 1920 में, और मोहनजोदड़ो के बारे में कब पता चला, 1922 में। इन्होंने ही वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। R.E. व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। मोहनजोदड़ो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता के प्राचीन बड़े नगरों में से एक था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी याद ना करें, बस इतना ही याद रखें मोहनजोदड़ो क्या है। ठीक है, महान स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आया है कहाँ से महान स्नानागार, जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। कितनी लंबाई है, ये सब इतना नहीं आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैली है। इसकी सर्वमान्य तिथि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होता है, ये पेड़ों से हमें प्राप्त होती है। कार्बन डेटिंग पद्धति पेड़ों के में एक वलय पाए जाते हैं, यानी कि चक्र पाए जाते हैं, और जितने चक्र होंगे उससे ही पता लगता है कि जो पेड़ का जो पेड़ है वो कितने वर्ष पुराना है, और उसी के आधार पर ये कार्बन डेटिंग पद्धति अपनाई जाती है। इसके बाद लोथल की बात करेंगे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यह गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 में रावनाथ द्वारा की गई थी। लोथल बंदरगाह विश्व का प्राचीनतम, तो बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। यहाँ से मोती, जवाहरात, कीमती गहने पश्चिम एशिया व अफ्रीका में भेजे जाते थे। सिंधु समाज उचित समतावादी था। यहाँ के सुनियोजित नगर के भवन पक्की ईंटों से बने थे। इस अज्ञात सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसकी बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है हड़प्पा सभ्यता की बात। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, और यह कार्य 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था, और ये हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था।
तो एक बार और देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। 1920 में मार्शल ने हड़प्पा में तथा वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई आरंभ की। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, तो ये आएगा दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और किसके नेतृत्व में की गई? 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं हड़प्पा कालीन स्थल, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज किसके नेतृत्व में की गई है? मार्शल के नेतृत्व में की गई है, लेकिन उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग हैं। हड़प्पा के हैं दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के हैं राखलदास बनर्जी। हड़प्पा 1921 और राखलदास बनर्जी 1922। किसका? मोहनजोदड़ो का। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थित है और ये सिंध प्रांत में स्थित है। क्लियर? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। बस नाम याद कर लें किसने की, इतना नहीं आता। बालाकोट, अमरी, लोथल, कालीबंगा, बनावली, कोटडीजी, देसरपुर, सुरकोटदा ध्यान रख सकते हैं। जगपति जोशी जो कि कच्छ में है। रंगपुर, राखीगढ़ी, चनहूदड़ो। तो ये इम्पॉर्टेंट, बस नाम याद रख लीजिए कौन कौन से हैं, आपको पता होने चाहिए किस किस की खोज हुई, किस किस के द्वारा हुई। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अक्सर एग्जाम में बस दो पूछे जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्लियर? स्थल और नदी तट देख लीजिए। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, ये मैचिंग में आ जाते हैं। ये चार मैचिंग में आ जाते हैं। इसमें एक चनहूदड़ भी आता है, सिंधु, बनवाली, घग्गर। तो ये आप 4-6 जो नाम हैं स्थल और नदी तट, ये याद रख सकते हैं, मैचिंग में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता और संस्कृति, यानी कि इसमें हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वैदिक संस्कृति, इन चारों को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रणेता कौन थे? आर्य थे, ये भी क्वेश्चन आया है। क्लियर? वैदिक संस्कृति को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ये दोनों ही काल याद रखें। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। ऋग्वेद में इस नदी को नदीत्मा यानी कि पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में के चौथे मंडल को छोड़कर सरस्वती नदी का सभी मंडलों में कई बार उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मिलता है? तो आंसर क्या होगा? सरस्वती नदी का। क्लियर? आर्यों के निवास क्षेत्र को क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। सप्त सिंधु यानी कि सैंधव में प्रमुख 7 नदियां कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम तथा चिनाब। तो अलग अलग लोगों का मत है कि जो आर्य थे वो अलग अलग जगह से आए थे। जैसे मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, बैक्ट्रिया है। बाल गंगाधर तिलक का कई बार एग्जाम में आया है कि किसने कहा कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आर्य का जो मूल निवास स्थान है तिब्बत है, ये कौन कहता है? ये दयानंद सरस्वती कहते हैं। और आर्य हंगरी तथा डैन्यूब नदी से आए थे, ये कहते हैं गाइड्स। क्लियर? 4th हमारा है वैदिक साहित्य। वेद शब्द विद से बना है जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदात्रय कहते हैं, और जो चौथा वेद है वो बाद में जुड़ा है, इसे अथर्ववेद कहते हैं। ठीक है, शुरू में कौन से 3 वेदों का ज्ञान हुआ? कौन से 3 वेद थे? तो ऋग्वेद था, सामवेद था और यजुर्वेद था, जिन्हें हम वेदात्रय कहते हैं। यह क्वेश्चन आएगा इनमें से वेदात्रय नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो हम इस वीडियो के बाद जब हमारा ये प्राचीन एंड हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, तो उसमें आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो वेद या मंत्र संग्रह क्या होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन आया है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं।
किस मंडल में पुरुष सूक्त है? तो 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, जिसमें चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। कौन सा मंडल है जिसमें चारों वर्णों या शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 10वां मंडल है। ठीक है। सामवेद, इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। इसका संबंध किससे है? संगीत से है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। और ऋग्वेद के पुरोहित को, ऋग्वेद के मंत्रों को जो पढ़ता है उसे होत कहते हैं, होत। क्लियर। यजुर्वेद, इसका संबंध यज्ञों से है। इसके ये 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हैं वो ही। इसके पुरोहित अधर्यु कहलाए जाते हैं। अथर्ववेद जो है जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन आता है कि जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है? तब आपका आंसर क्या आएगा? अथर्ववेद आएगा। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो स से संगीत, स से सामवेद। तो संगीत को गाया जाता है, इसलिए इसके पुरोहित को यानी कि सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्लियर है। ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये गद्य में रची गई टिप्पणियां हैं जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, जो संहिता के मंत्रों की उत्पत्ति और अर्थ स्पष्ट करती हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय